साथियों, आप सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी टेस्ट सीरीज श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे। 150 प्रश्नों का एक सेट सॉल्व कर रहे थे जिसमें पॉलिटी सेक्शन को हमने देख लिया था। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम इसमें सॉल्व करेंगे उसमें आपको इकोनॉमिक्स के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इकोनॉमिक्स की क्लासेस को जिन बच्चों ने हमारे साथ अटेंड किया होगा उनको डेफिनेटली आज ये एक रिवीजन के तौर पर होगा और उनकी प्रैक्टिस होगी। जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए ये जानकारी है कि संकल्प बैच के द्वारा 70 बीपीएससी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। सभी क्लासेस की इंडिविजुअल प्लेलिस्ट आपको हमारे ईवोकाइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। अलग से सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उनको जरूर देखें। ये क्लासेज आपकी तैयारी में एक एडिशनल इंप्रूवमेंट जरूर करेंगी। क्लासेज बदलते एग्जाम पैटर्न के अनुसार हैं। अगर इनको आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली अगर आपका कुछ मार्क्स से एग्जाम रुक जा रहा होगा तो ये आपके एग्जाम को क्लियर करने में महत्वपूर्ण साबित होंगी। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। 68 तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे अपने पहले पार्ट में। अब हम 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। समृद्धि मात्रात्मक है और इसे निरपेक्ष रूप से मापा जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है विकास का अर्थ जीवन निर्वाह करने वाली वस्तुओं की उपलब्धता और जीवन स्तर में सुधार है। हमने अपनी इकोनॉमिक्स क्लास में समृद्धि विकास को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो समृद्धि सही बात है, ये मात्रात्मकता होती है और इसमें निरपेक्ष रूप से मापा जाता है किसी देश का आर्थिक विकास कितना हुआ है, किसी देश की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है। वहीं जो विकास का यहाँ तात्पर्य होता है, यहाँ मात्रात्मकता के साथ साथ में गुणात्मक विकास देखा जाता है कि उस देश में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ है, उनके ओवरऑल सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तर में कितना विकास हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाती है इस विकास में, राइट। तो जीवन निर्वाह करने वाली सभी वस्तुओं की उपलब्धता और जीवन स्तर में सुधार विकास का अर्थ होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही होंगे। सही उत्तर हो जाएगा 69 का सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा और पहले हमने सेंड ही कर दिया है। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जहां से आप लोग इसको सॉल्व करके फिर वीडियो क्लास के माध्यम से अपने प्रश्नों को आप मैच करेंगे। पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, क्योंकि क्लास में जब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं तो कुछ एडिशनल पॉइंट आपको यहाँ बताए जाएंगे। अगर वो चीज़ आपको ना आती हो तो उसको नोट डाउन करते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कच्चे माल का निष्कर्षण, संसाधित करना, उत्पादन करना और उसकी पैकेजिंग करना। ऑप्शन बी है तैयार माल का उत्पादन, प्रसंस्करण एवं निर्माण करना। ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय आर्थिक एवं सामाजिक निर्णय लेना। और ऑप्शन डी है सामान्य आबादी और व्यवसायों के लिए सेवाएं। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्षेत्र आपको इकोनॉमिक्स में मिलेंगे। प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जहां पर आपको रॉ मटेरियल का उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि और उससे संबंध जो क्षेत्र हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कच्चे माल का निष्कर्षण, उसको संसाधित करना, उत्पादन करना और पैकेजिंग करना, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। बाकी जो द्वितीयक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र से आपको रॉ मटेरियल मिलता है उसका विनिर्माण करना, यानी उस रॉ मटेरियल से माल को तैयार करना। उदाहरण के लिए गेहूं का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और गेहूं से जो आपको आटा मिलता है और फिर आटे से जो आप ब्रेड तैयार करते हैं, ब्रेड तैयार करने के लिए आपको एक इंडस्ट्री लगानी पड़ती है। तो रॉ मटेरियल से जब हम विनिर्माण करते हैं किसी चीज का, गेहूं से जब ब्रेड बनता है तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, राइट। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। फिर तृतीयक क्षेत्र में आ जाता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या होता है, सर्विस सेक्टर जो तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है, यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की तरह किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के सहायक प्रणाली के रूप में ये तीसरा सेक्टर कार्य करता है। यानी अब ब्रेड बनकर तैयार हो गया तो ब्रेड को जो है लोगों तक पहुंचाना, उसकी सर्विस देना जो है ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। यानी जो किराने की दुकानें होती हैं, जो किराने की दुकानें जहां से आपको ब्रेड प्राप्त होता है, ये सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। आपको द्वितीयक क्षेत्र के द्वारा जो तैयार माल है उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, राइट। उसके बाद जो चतुर्थ क्षेत्र का आता है, इसमें बौद्धिक प्रणालियां आ जाती हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट। यानी ब्रेड बनकर तैयार हुआ, अब ब्रेड जल्दी से खराब ना हो इसके लिए इसमें कुछ केमिकल मिलाना या अन्य रिसर्च और डेवलपमेंट करना। ब्रेड बनाने के लिए जो मशीनें बनाई जाती हैं उसमें जो रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन सारी चीजें की जाती हैं, बौद्धिक स्तर पर जो कार्य किया जाता है वो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो 70 का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए है। यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण पूछा गया था, तो कच्चे माल का निष्कर्षण, संसाधित करना, उत्पादन करना, पैकेजिंग करना, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसका जो ऑप्शन बी है ये सेकेंडरी सेक्टर का होगा। और ऑप्शन जो इसका सी है ये
चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, और जो ऑप्शन इसका डी है ये टर्सरी यानी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, जहां पर सेवाएं वाला ऑप्शन दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 71। मानव विकास रिपोर्ट का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1990 में। दो अर्थशास्त्री थे, पाकिस्तान के प्रोफेसर महबूब उल हक और भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। इनके प्रयासों से ही मानव विकास सूचकांक की अवधारणा प्रस्तुत की जाती है, जिसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा पहली रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित की जाती है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। सतत विकास लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसे वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें 17 लक्ष्य और 129 टारगेट हैं, जिन्हें 2030 तक जो है प्राप्त करना है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ये सारी चीजें हमने अपनी इकोनॉमिक्स की क्लासेस में कराई हैं। सतत विकास लक्ष्यों के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। 2015 काफी इंपॉर्टेंट ये ईयर है। 2015 में ही सेंदाई फ्रेमवर्क आता है, ये भी आपसे पूछा जाता है सेंदाई फ्रेमवर्क, और ये महीना होता है सेंदाई फ्रेमवर्क के लिए मार्च 2015 का। मार्च 2015 में सेंदाई फ्रेमवर्क आता है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित होता है, आपदा जोखिम के न्यूनीकरण से संबंधित होता है। सेंदाई फ्रेमवर्क 2015 में आता है, मार्च 2015 में। उसके बाद सितंबर 2015 में ये एसडीजी के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत शिखर सम्मेलन होता है, सितंबर 2015 में। नेक्स्ट जो पेरिस समझौता होता है, ये भी 2015 में होता है। पेरिस समझौता ये दिसंबर 2015 में होता है। पेरिस समझौता जिसके अंतर्गत 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ये सीमा रखी जाती है कि अब इससे अधिक जो है टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो पेरिस समझौता कब होता है? दिसंबर 2015 में। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, कभी क्रम लगाने के लिए पूछ दिया जाए तो आप सबसे पहले सेंदाई फ्रेमवर्क को रखेंगे मार्च 2015 में। उसके बाद सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन, जिसमें सतत विकास लक्ष्य को अपनाया जाता है। देन पेरिस समझौता दिसंबर 2015। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। इसमें आपको फैक्टर कॉस्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि कारक लागत की गणना आप कैसे करेंगे। तो इसको बहुत ही आसानी से समझिए। मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री खोलकर किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या लागत आएगी। तो फैक्ट्री खोलने के लिए सबसे पहले तो आप कोई एक भूमि ढूंढेंगे, जमीन ढूंढेंगे, तो भूमि को खरीदने में इन्वेस्ट होगा। देन उसके बाद पूंजी लगेगी, राइट, पैसा लगेगा। पैसा के साथ साथ में श्रम संसाधन, मानव संसाधन लगेगा किसी चीज का उत्पादन करने में, और उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार कारक होते हैं कारक लागत में, फैक्टर कॉस्ट में। भूमि, पूंजी, श्रम संसाधन और उद्यमशीलता। तो कारक लागत में उत्पादन की लागत यानी किसी चीज का प्रोडक्शन करने में जो लागत लगती है उसको जोड़ते हैं, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को ऐड करते हैं, और इसमें टैक्स को माइनस करते हैं, क्योंकि जो टैक्स होता है वो उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत नहीं होती है। तो याद रखिएगा कारक लागत की गणना आप कैसे करेंगे। कारक लागत में आप उत्पादन की लागत प्लस सब्सिडी को जोड़ देंगे और उसमें टैक्स को घटा देंगे, तो आपकी कारक लागत निकल आएगी, किसी चीज के प्रोडक्शन में लगने वाली लागत निकल जाएगी, राइट। ये फैक्टर कॉस्ट होती है। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74th। सकल घरेलू उत्पाद का आकलन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये बिल्कुल रटने वाला समझ लीजिए ये प्रश्न है, और पूछा भी जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, सीएसओ के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है, राइट। सकल घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी का अनुमान जो है लगाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये वर्क करता है, सीएसओ। याद रखिएगा जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली विधि नहीं है। तो जीडीपी की गणना के लिए जो चीजें उपयुक्त होती हैं उसमें आय की पद्धति शामिल होती है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी घरेलू सीमा के अंदर जो भी चीजें जो है एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित की जाती है, उनका जो अंतिम मूल्य होता है वो जीडीपी में काउंट करते हैं। तो इसमें आय की पद्धति, घरेलू सीमा के अंतर्गत जो है कितनी आय आई है, उत्पादन की विधियां इसमें शामिल होंगी, व्यय की विधियां शामिल होती हैं। उपभोग व्यय जो है जीडीपी की गणना में शामिल नहीं होता है, याद रखिएगा उपभोग व्यय। उपभोग विधि जो शामिल होता है वो बेसिकली भारत में
गरीबी निर्धारण के लिए इसकी गणना की जाती है। गरीबी निर्धारण की गणना भारत में उपभोग विधि के आधार पर की जाती है। बाकी आय विधि, व्यय पद्धति, उत्पादन विधि, ये सभी जो है सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए उपयोग में की जाने वाली विधियां हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपभोग विधि इसमें नहीं पूछ रहा था, जो जीडीपी की गणना में उपयोग नहीं की जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक क्या होता है? आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक क्या होता है? ऑप्शन ए है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी है सकल घरेलू उत्पाद और ऑप्शन डी है निवल घरेलू उत्पाद। बताइए इसमें आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक कौन सा होता है? सामान्यतः आर्थिक वृद्धि को हम जीडीपी के विस्तार के आधार पर मापते हैं, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं जहां जीडीपी तो अधिक होती है, लेकिन वहां के लोगों की अगर आप प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, लोगों की अगर आप प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो वो बहुत ही निम्नतर होती है। जीडीपी अधिक होगी जरूरी नहीं कि वहां के लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा हो। इसलिए आर्थिक विकास का बेहतर जो संकेतक माना जाता है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखा जाता है। उदाहरण के लिए आप भारत में ही देखते हैं, भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखेंगे तो वो निम्नतर देशों में भारत अभी भी शामिल होता है। इसलिए हम जीडीपी के आधार पर जो है हम किसी देश के आर्थिक विकास को बेहतर तरीके से नहीं माप सकते हैं। बेहतर संकेतक जो होता है आर्थिक विकास का वो होता है वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, राइट। तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 77। निम्नलिखित में से कौन से सकल राष्ट्रीय खुशहाली का आधार है? सकल राष्ट्रीय खुशहाली का आधार आपको बताना है। पहला इसमें स्टेटमेंट है सुशासन, दूसरा पर्यावरण संरक्षण, तीसरा संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन और चौथा है आर्थिक अवसर। तो सकल राष्ट्रीय खुशहाली बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होता है? जीवन के सभी जरूरी पहलुओं में संतुलित विकास हासिल करना, यानी केवल आर्थिक आधार पर ही नहीं बल्कि जो अन्य आयाम है जीवन के उनमें सुधार करना, यही उद्देश्य होता है सकल राष्ट्रीय खुशहाली का। तो इसमें जो है 4 स्तंभ होते हैं सकल राष्ट्रीय खुशहाली के, जिसमें सुशासन शामिल होता है, दूसरा पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है, सांस्कृतिक का संरक्षण और उसका संवर्धन, और इसके साथ ही सतत एवं न्याय संगत सामाजिक आर्थिक विकास, राइट राइट, सतत एवं, इसके अलावा जो चौथा स्तंभ है वो है सतत एवं न्याय संगत सामाजिक आर्थिक विकास, यानी सतत विकास की ये बात करता है। तो इसमें जो आर्थिक अवसर है वो शामिल नहीं होगा सकल राष्ट्रीय खुशहाली में, बाकी जो 3 स्तंभ हैं वो सकल राष्ट्रीय खुशहाली में शामिल हैं। उसके अलावा चौथा भी हमने बता दिया है, 4 इसके स्तंभ होते हैं। चौथा क्या है? सतत एवं न्याय संगत सामाजिक आर्थिक विकास। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 77 का ऑप्शन बी, 1 2 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। आपको यहाँ पर योजना और उनके वर्ष दिए गए हैं। गांधीवादी योजना कब आई थी? गांधीवादी योजना आई थी 1944 में, 1944 में। और यहाँ बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला ही जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सभी सुमेलित हैं। बॉम्बे योजना 1944 में, सर्वोदय योजना 1950 में, पीपल्स प्लान योजना 1945 में, बाकी सही है। गांधीवादी योजना का यहाँ पर गलत दिया गया था, 1943 नहीं बल्कि 1944 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पंचवर्षीय योजनाएं हैं और दूसरी तरफ उन योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्य हैं। नाबार्ड को स्टैब्लिश किया जाता है 1982 में, और इस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी? तो छठी पंचवर्षीय योजना। तो सूची 2 में 1 को हम मिला देंगे सूची 1 के सी से। तो सी का आप देख लीजिए 1 कहाँ पर है, तो इस ऑप्शन सी में है। तो सही उत्तर हमारा निकल आया। अगर हमको नाबार्ड का ईयर पता होता 1982 और पंचवर्षीय योजना छठी पंचवर्षीय योजना, राइट। बाकी अन्य भी देख लेते हैं। गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो डी वाले को हम 2 से मिला देंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 1952 में चलाया जाता है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो पहले का हम सी से मिला देंगे। देन परमाणु ऊर्जा विभाग आयोग, इसे 1948 में स्टैब्लिश किया जाता है। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग को स्टैब्लिश किया जाता है होमी जी भाभा के द्वारा, लेकिन 1958 में परमाणु ऊर्जा विकास में इसका विलय कर दिया जाता है 1958 में। और इस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो बी का हम 4 से मिला देंगे, राइट। तो सही उत्तर 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 80। मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम प्रस्तुत कब किया गया था? तो ये एक तरीके का एक रैंडम क्वेश्चन है।
इसे आप लोग याद रखिएगा, मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम 2016 में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 80 का। क्वेश्चन नंबर है 81, वाशिंगटन सहमति से आप बताना है ये किससे संबंधित है। वाशिंगटन सहमति ये इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन सहमति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, देन वर्ल्ड बैंक और जो अमेरिकी ट्रेजरी जैसे मुख्य वित्तीय संस्थानों द्वारा समर्थित मुक्त बाजार आर्थिक नीतियों का एक सेट रहता है ये वाशिंगटन सहमति। तो मुक्त बाजार आर्थिक नीतियों का एक सेट है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अमेरिकी ट्रेजरी जैसे प्रमुख वित्तीय संस्थानों द्वारा समर्थित मुक्त बाजार आर्थिक नीतियों का सेट है वाशिंगटन सहमति। इसका उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों की सहायता करना जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। इसमें बताना है भारत में निजीकरण का उद्देश्य नहीं था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है विनिवेश से धन जुटाना, दूसरा ऑप्शन बी है इसका भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट को प्रोत्साहित करना, इसका ऑप्शन सी है सरकारी संगठनों की दक्षता बढ़ाना और ऑप्शन डी है सीमा विहीन विश्व का निर्माण करना। तो ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है वो निजीकरण के उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। जो इसका चौथा ऑप्शन है सीमा विहीन विश्व का निर्माण करना है, बेसिकली ये वैश्वीकरण का उद्देश्य है, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का उद्देश्य है सीमा विहीन विश्व का निर्माण करना। निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की जो नीति है ये नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत भारत में अपनाई गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता संबंधित है। व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता किससे संबंधित है? तो विश्व व्यापार संगठन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यूटीओ से संबंधित है व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौते के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में ही की जाती है। डब्ल्यूटीओ समझौता टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करके सभी सदस्य देशों को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, चाहे वो द्विपक्षीय हो या बहुपक्षीय हो, को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तु एवं सेवाओं से संबंधित व्यापार को जो है सम्मिलित करता है। तो डब्ल्यूटीओ की मंत्रिपरिषद अभी सम्मेलन भी हाल ही में कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी। 13वीं डब्ल्यूटीओ की मंत्रिपरिषद हुई थी दुबई में। तो याद रखिएगा ये व्यापार और टैरिफ पर जो सामान्य समझौता है ये डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन 1995 में व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौते के उत्तराधिकारी संगठन के रूप में की गया था। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है, यानी सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होता है? तो उसमें लाभांश पहला है, दूसरा ऑप्शन है सहायता अनुदान, तीसरा ब्याज प्राप्ति और चौथा है ऑप्शन सब्सिडी। तो बताइए सरकार को राजस्व की प्राप्ति इनमें से किससे नहीं होगी? तो जो सब्सिडी होती है, सब्सिडी तो सरकार के द्वारा की जाने वाली व्यय राशि होती है सब्सिडी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 84 का ऑप्शन डी। सब्सिडी जो है वो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत नहीं बल्कि राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। बाकी लाभांश, सहायता अनुदान, ब्याज की प्राप्ति है सभी राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत ही आएंगे। जेंडर बजटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन 85। जेंडर बजटिंग आरंभ करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसमें याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया था। 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। घाटे का वित्त पोषण क्या है? घाटे का वित्त पोषण क्या है? तो घाटा क्या होता है? घाटा जब होता है जब राजस्व जो व्यय होता है वो आय से जब अधिक हो जाता है तभी तो कहेंगे घाटा हो गया। यानी जितनी कमाई है उससे ज्यादा अगर आप खत्म करेंगे तो आप घाटे में होंगे। तो घाटे का वित्त पोषण क्या है? तो घाटे का वित्त पोषण बेसिकली इसका जो ऑप्शन है वो बी होगा। यह अतिरिक्त व्यय को बाह्य संसाधनों से वित्त पोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रथा है। यानी जब आप घाटे में होंगे तो क्या करेंगे? घाटे में होंगे तो आप बाहर से जो है पैसा लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो है घाटे की स्थिति हो, पैसा ना हो, तो आप क्या करते हैं? रिश्तेदारों से या बैंक से या अन्य कहीं से भी आपको जो पैसा मिलता है वो लाते हैं। तो बेसिकली घाटे का वित्त पोषण किया जाता है सरकारी व्यय को जो है बढ़ाने के लिए, विकास कार्यों में अधिक पैसा खत्म करने के लिए घाटे का जो है बजट लाया जाता है अभी तक। यह अतिरिक्त व्यय को बाह्य संसाधनों से वित्त पोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रथा है घाटे का वित्त पोषण। याद रखिएगा 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, घाटे का वित्त पोषण के अंतर को कम करने के लिए क्या किया जाता है? एक तो मुद्रा की छपाई कर सकते हैं, आरबीआई के द्वारा जो है मुद्रा की छपाई करके हम इस घाटे के वित्त पोषण को कम कर सकते हैं, या फिर हम उधार ले सकते हैं। 1997 तक क्या किया जाता था? 1997 तक ये व्यवस्था अपनाई जाती थी कि घाटे का वित्त पोषण हम मुद्रा की छपाई करके करेंगे, लेकिन उसके बाद जो है अब
उधारियां और अन्य माध्यमों से भी घाटे का वित्त पोषण किया जाता है, क्योंकि मुद्रा की अधिक छपाई करने से मुद्रास्फीति बढ़ने का जो है खतरा बढ़ जाता है, राइट। तो ये 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। घाटे का वित्त पोषण क्या है? अतिरिक्त व्यय को बाह्य संसाधनों से वित्त पोषण करने के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, भारत में व्यक्तिगत आय कर एक प्रकार का क्या है? प्रतिगामी कर है, प्रतिगामी कर है, या अनुपातिक कर है, तीसरा ऑप्शन है प्रगतिशील कर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो व्यक्तिगत आय कर होता है, जो आपकी इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है, एक प्रकार का ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? आय के साथ साथ जो है कर में वृद्धि होती है, यानी आप जानते हैं आय की अगर आप स्लॉट देखेंगे तो 5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगता है। उसके बाद अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख तक है तो आपकी आय पर जो है 20% का जो है कर लगना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे जो टैक्स है वो बढ़ने लगता है आपकी आय आय पर। और भारत में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की व्यवस्था ही अपनाई गई है, प्रगतिशील कर की व्यवस्था ही है। तो याद रखिएगा व्यक्तिगत आय कर एक प्रकार का प्रगतिशील कर है, राइट। इसके अलावा प्रतिगामी कर और अनुपातिक कर क्या होता है? प्रतिगामी कर यानी रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स के अंतर्गत आय बढ़ने पर जो कर की दर है वो घट जाती है। आय बढ़ने पर जो आय कर की दर होती है वो कम हो जाती है। अनुपातिक कर यानी प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? प्रोपोर्शनल टैक्स में आय की परवाह किए बिना, किसी व्यक्ति की कितनी आय है उसको ध्यान दिए बिना जो है प्रोपोर्शनली तरीके से जो है टैक्स बढ़ता है। उदाहरण के लिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी जो आय है वो 5 लाख रुपए है और कराधान की दर कितनी है? 10% है। तो 5 लाख पर 10% टैक्स लगाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50,000। और वैसे ही जैसे ही आपकी 5 लाख से इनकम जो है आप पैसा कमाने लगते हैं 50 लाख, तो ये प्रोपोर्शनली जो है इसका 10% इसमें टैक्स लग जाएगा। इस तरीके से आपको 50 लाख रुपए में से 5 लाख का कर भुगतान देना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग प्रोपोर्शनली टैक्स। भारत में व्यक्तिगत आय कर जो है वो प्रगतिशील कर का जो है एग्जाम्पल है, प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल है। तो ये आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में कौन सा वक्र कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 88। तो इसका सही उत्तर है लॉफर वक्र। क्या है? लॉफर वक्र। लॉफर वक्र को आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। लॉफर वक्र के अंतर्गत क्या बताया जाता है कि कर की दर में अत्यधिक वृद्धि से राजस्व में गिरावट आती है। यानी अगर सरकार को राजस्व प्राप्त करना है तो सरकार ये सोचे कि हम जो कर की दर है उसको बढ़ा दें तो हमको अधिक राजस्व मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, एक सीमा तक ही राजस्व सरकार को अधिक मिलेगा। धीरे धीरे जो है जो राजस्व प्राप्त की जो दर है वो घटने लगती है। कारण क्या होता है कि जब आप ज़्यादा टैक्स लगाने लगते हैं, ज़्यादा पैसा कोई कमाएगा उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो लोग जो है फिर पैसा कमाना बंद कर देते हैं। आर्थिक विकास की जो गतिविधियां हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम क्यों ज़्यादा पैसा कमाएं जब हमारी मेहनत का जो पैसा है वो सरकार हमसे ले लेगी टैक्स के रूप में। इसलिए यहाँ पर लॉफर वक्र में ये बताया जाता है कि सरकार जो है कर की वृद्धि करके जो है राजस्व प्राप्ति जो है एक सीमा तक ही बढ़ा सकती है, उसके बाद उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, राइट। तो लॉफर वक्र आप समझ गए होंगे। ये जो वक्र है वो कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है, यानी एक संतुलित व्यवस्था में जो है कर निर्धारण होना चाहिए, ना तो बहुत कम हो ना ही बहुत ज्यादा हो। बाकी फिलिप्स वक्र के बारे में आप जानते ही होंगे। फिलिप्स वक्र ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो है विपरीत संबंध को ये प्रदर्शित करता है, विपरीत संबंध को प्रदर्शित करता है। फिलिप्स वक्र क्या कहता है कि मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो बेरोजगारी में जो है वो कमी आती है, क्योंकि मुद्रास्फीति यानी मार्केट में जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, जिससे जो है नए उद्योग धंधे स्थापित होते हैं और इस कारण की वजह से बेरोजगारी की जो दर है उसमें कमी आती है। लेकिन इसका जो अपवाद है वो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन में आपको मुद्रास्फीति के साथ साथ ही बेरोजगारी की बढ़ती वृद्धि देखने को मिलती है। तो स्टैगफ्लेशन फिलिप्स वक्र का क्या करता है? विरोध करता है। फिलिप्स वक्र कहता है कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मुद्रास्फीति के साथ जो है बेरोजगारी दर जो क्या होती है? कम होती है, यानी मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी जो है वो कम होगी। लेकिन स्टैगफ्लेशन क्या कहता है? मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि की स्थिति स्टैगफ्लेशन की होती है, राइट। तो 88 का हम देख रहे थे प्रश्न, कर दर और कर राजस्व के बीच संबंध को कौन प्रदर्शित करता है? लॉफर वक्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सारी चीजें हमने अपने इकोनॉमिक्स क्लासेस में डिटेल में डिस्कस की हैं, आप लोग जरूर उन क्लासेस को देखिए, बहुत ही हॉलिस्टिक क्लासेज हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 7%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आईएमएफ के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, आपसे पूछी जाती है, आईएमएफ के द्वारा जारी की जाने वाली जो रिपोर्ट है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये आपसे पूछी जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आईएमएफ के द्वारा। और आईएमएफ के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की विकास दर कितनी अनुमानित है? 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। कर प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कर प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष थे पार्थ सारथी सोम। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी। पार्थ सारथी सोम समिति बनी थी 2013 में, जिसके आधार पर कर प्रशासन सुधार आयोग बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष पार्थ सारथी सोम थे। और ये जो कमेटी थी, ये जो आयोग है कर प्रशासन सुधार आयोग, बेसिकली कर प्रशासन को बेहतर बनाने हेतु लाया गया था पार्थ सारथी की अध्यक्षता में। तो याद रखिएगा, कर प्रशासन सुधार आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? तो पार्थ सारथी सोम की अध्यक्षता में। उसके अलावा इसमें कुछ कमेटियां हैं, जैसे वागुल कमेटी आपसे पूछी जाएगी, तो वागुल कमेटी भारतीय मुद्रा बाजार की कार्यात्मक प्रणाली पर जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए लाई गई थी। वागुल कमेटी भारतीय मुद्रा बाजार से संबंधित है, मुद्रा बाजार से संबंधित है। विमल जुल्का कमेटी, विमल जुल्का कमेटी ये रेशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट से रिलेटेड है, रेशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट से रिलेट करती है विमल जुल्का कमेटी। सप्तऋषि कमेटी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्वदेशी चाय उद्योगों के विकास के लिए लाई जाती है। सप्तऋषि कमेटी स्वदेशी चाय उद्योगों के विकास के लिए। तो ये सभी ऑप्शन भी आप लोगों को देखना होता है जब टेस्ट आप लोग लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है डिटेल में, ताकि इसके ऑप्शन को भी आप अच्छे से जाने। ओवरऑल इस टेस्ट से जो है आपकी नॉलेज भी इम्प्रूवमेंट हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। समकरण कर की शुरुआत की गई थी। समकरण कर यानी जिसे लेवी टैक्स कहते हैं, इसे वित्त अधिनियम 2016 के तहत इसको शुरू किया गया था। समकरण का क्या मतलब है? समकरण का मतलब समान रूप से टैक्सेशन की व्यवस्था। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन व्यवस्था को संतुलित करने के लिए, एक समान बनाने के लिए इस तरीके की टैक्सेशन व्यवस्था है। ये बेसिकली उन विदेशी कंपनियों पर टैक्स लगाना होता है इस लेवी टैक्स के माध्यम से, जिनके पास जो ग्राहक आधार होता है वो स्थानीय होता है, लेकिन देश की कर प्रणाली से प्रभावी रूप से बचने के लिए देश से बाहर इकाइयों के माध्यम से जो है कर जो है चुकाते हैं। तो वैसी कंपनियों पर समकरण टैक्स, लेवी टैक्स लगाया जाता है, जिसे वित्त अधिनियम 2016 के तहत भारत में शुरू किया गया था। सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन बी सही होगा, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जीएसटी से संबंधित है। 92 प्रश्न संख्या है। अप्रत्यक्ष करों को वस्तु एवं सेवा कर 2017 के अंतर्गत शामिल किया गया था। पहला है मूल्यवर्धित कर, दूसरा चुंगी कर, तीसरा मनोरंजन कर और चौथा विलासिता कर। ये सभी कर जो है इस अप्रत्यक्ष कर जीएसटी के अंतर्गत अब सम्मिलित कर दिए गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। ब्रटलैंड रिपोर्ट आपको बतानी है किससे संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सतत विकास से। 1987 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग ने हमारा साझा भविष्य शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, और ये रिपोर्ट बेसिकली जो है वो ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। इस रिपोर्ट के द्वारा सतत विकास के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित किए गए थे। तो याद रखिएगा, ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की जाती है पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग के द्वारा, और ये किससे संबंधित है? तो सतत विकास से। अगला क्वेश्चन है 94। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला है 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए इसे सम्मिलित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, यह गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता की प्रतिबद्धता को पूरा करता है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका बी उत्तर हो जाएगा, एक और दो दोनों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 काफी इंपॉर्टेंट है। ये अधिनियम भोजन का कानूनी अधिकार देता है, लोगों को भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 50% ग्रामीण और 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को जो है सब्सिडी युक्त जो है खाद्यान्न प्राप्त करता है। इस तरीके से देखते हैं तो भारत की लगभग 67% यानी लगभग 2/3 लोग जो है इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जिनको खाद्यान्न प्राप्त होता है। 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो जो है मोटा अनाज इसके तहत प्रदान किया जाता है। महिला सशक्तिकरण के लिए
18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे बुजुर्ग महिला को जो है परिवार का मुखिया बनाया गया, और उसी परिवार का मुखिया जो 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु की जो सबसे बुजुर्ग महिला होगी उसी के नाम से जो है राशन कार्ड अब जारी किए जाते हैं। इसके अलावा इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 6,000 रुपए का नगद मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी जो पात्रता है वो अंत्योदय योजना के अंतर्गत आने वाले जो परिवार हैं, या इसके अलावा जो प्राथमिकता वाले जो परिवार हैं, गरीब परिवार बीपीएल श्रेणी में जो आते हैं, वो सभी इसके जो पात्र होते हैं। अंत्योदय योजना के तहत इसके अंतर्गत 35 किलो राशन जो है प्रति परिवार दिया जाता है। वहीं प्राथमिकता वाले जो परिवार हैं उनको 5 केजी पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ये सारी चीजें हैं, ये सभी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में। तो 94 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है, बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। स्वच्छ जल और स्वच्छता एसडीजी के संबंध में प्रश्न है। स्वच्छ जल और स्वच्छता एसडीजी 6 में है, बिल्कुल सही है। आपको 17 सतत विकास लक्ष्य और उनमें कौन सा विषय शामिल है याद होना चाहिए। स्वच्छ जल और स्वच्छता ये एसडीजी 6 में है, सही है। सतत शहर एवं संतुलित समुदाय एसडीजी 11 का है, सही है। जलीय जीव का संरक्षण एसडीजी 14 में है, ये भी सही है। उत्तरदायित्व पूर्ण खपत एवं उत्पादन एसडीजी 17 में है, ये गलत है। उत्तरदायित्व खपत एवं उत्पादन ये एसडीजी 17 के अंतर्गत नहीं आता है। एसडीजी 17 में लक्ष्य हेतु भागीदारी का विषय है, राइट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 95 का ऑप्शन डी, इसमें नहीं पूछ रहा था। आपको सभी 17 सतत विकास लक्ष्य याद होने चाहिए, और हमने अपने इकोनॉमिक्स क्लास में सारी चीजें बताई हैं, तो आप लोग उसको रिवीजन कीजिए, किसी भी तरीके से उसको याद कीजिए। ट्रिक भी बताइए हमने क्लास में उसको याद करने की, देखिएगा क्लास को। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है और एलआईसी इस योजना का फंड मैनेजर है। दूसरा स्टेटमेंट है योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र को लाभ पहुंचाना है। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि श्रम योगी मानधन योजना जो 2019 में लाई गई थी, फरवरी 2019 में लॉन्च की गई थी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। 2019 में श्रम एंड रोजगार मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश के असंगठित क्षेत्र के लगभग 42 करोड़ श्रमिकों को लाभ पहुंचाना। ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से, राइट। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सही उत्तर 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल एक सही है। श्रम योगी मानधन योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। भारतीय जीवन बीमा निगम और सामुदायिक सेवा केंद्र के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। एलआईसी पेंशन फंड मैनेजर होगा, इसका पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। श्रम योगी मानधन योजना आपसे पूछे जाने वाली ये स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार आपको बताना है राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात क्या है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसके हिसाब से जो राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात है वो है ऑप्शन इसका बी सही होगा, 1020। लिंगानुपात का क्या मतलब होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है लिंगानुपात होता है। जैसे 1000 पर कितनी महिलाएं हैं वो लिंगानुपात के अंतर्गत आती हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार जो राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात है वो कितना है? 1020 है। और ये लिंगानुपात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के साथ साथ 1881 से जारी की जाने वाली जो जनगणना है, इन दोनों को मिला लेते हैं तो ये सबसे अधिक का लिंगानुपात है अब तक का, राइट। इसके अलावा आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार जो टीएफआर होता है ये भी पता होना चाहिए। भारत की जो प्रतिस्थापन प्रजनन दर है वो 2.1 है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार जो टीएफआर है वो कितना है? 2 है। भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी प्रतिस्थापन प्रजनन दर जो है वो 2.1 से अधिक है, जिसमें पहले नंबर पर आता है बिहार। बिहार की जो प्रतिस्थापन प्रजनन दर है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 3 है। उसके अलावा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की टीएफआर वो 2.1 से अधिक है। मेघालय इसमें शामिल है, मेघालय, और झारखंड भी इसमें शामिल है, मेघालय झारखंड भी इसमें शामिल है, राइट। तो बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर, ये ऐसे 5 राज्य हैं जिनका टोटल फर्टिलिटी रेट इस प्रजनन स्वास्थ्य दर 2.1 से अधिक है। सबसे कम जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है सिक्किम, और दूसरा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी स्तर पर क्या प्रजनन दर है? तो ग्रामीण स्तर पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है 2.1, और शहरी क्षेत्र का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो है 1.6, राइट, 1.6। बिहार में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट, तो बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट है ग्रामीण क्षेत्र का 3.1, और शहरी क्षेत्र का कितना है? 2.4 है। ये आपके एग्जाम में ऐसे डाटा हैं जो आपसे पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये सभी चीजें पूछी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 98, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ बताना है सही नहीं है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो आई थी 2016 में, बिल्कुल सही है। वन नेशन वन कार्ड स्कीम 2019 में आई थी, ये भी सही है। गोवर्धन स्कीम 2018 की थी, ये भी सही है। जल जीवन मिशन कब आया था? जल जीवन मिशन जो है ये 2020 में नहीं बल्कि 2019, राइट, 19 में जल जीवन मिशन आया था। इस तरीके से 98 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसमें नहीं पूछ रहा था। अगला प्रश्न है 99, एजिंग विल इन एशिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो एजिंग विल इन एशिया रिपोर्ट एशिया विकास बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है, और इस रिपोर्ट के माध्यम से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में वृद्ध लोगों के बीच खुशहाली पर नए डेटा पर विश्लेषण किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 60 वर्ष या उससे अधिक आय के लोगों की संख्या 2050 तक लगभग दोगुनी होकर 1.2 बिलियन हो जाएगी। तो एजिंग वेल इन एशिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? एशियाई विकास बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 100। यहाँ एक तरफ राज्य दिए गए हैं और उत्पादित फसल बतानी है। तो गुजरात जो उत्पादित फसल के क्रम में देखते हैं तो गुजरात में मूंगफली जो है वो सबसे अधिक होती है। वहीं मध्य प्रदेश में आप देखेंगे चना, कर्नाटक में सूरजमुखी, और पश्चिम बंगाल जो है मेस्ता में शीर्ष है। तो इसका सही क्रम आप लगा लीजिए, पहले का आप दूसरे से मिलान कर दीजिए मूंगफली के साथ, तो दूसरे से मिलाएंगे तो इसमें दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ए और सी। उसके बाद मध्य प्रदेश को आपको चने से मिलाना है, तो दूसरे का चौथे से मिलाइए, तो यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाता है बी, 2 4 3 1, राइट। इस तरीके से एलिमिनेट करना चाहिए जब इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएं। तो 100 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 101, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष 1990 के दशक के दौरान भुगतान संतुलन संकट का कारण नहीं है? पहला है राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8.4% था। दूसरा, कुवैत पर इराक के आक्रमण से तेल की कीमतों में कमी हो गई थी। तीसरा, महंगाई दर 6.7 से 16.7% तक बढ़ गई थी। और उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका लास्ट ऑप्शन है। 1990 के दशक के दौरान जब भुगतान संतुलन का संकट आया था, माना जाता है कि भारत के पास केवल जो है 15 दिनों के लिए ही आयात करने के लिए विदेशी भंडार बचा था, और ये भुगतान संतुलन का जो संकट का कारण बना था उसमें एक था राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग जो है 8.4% तक हो गया था। महंगाई दर 6.7 से 16.7 तक बढ़ गई थी। कुवैत पर इराक के आक्रमण से तेल की कीमतों में कमी नहीं बल्कि वृद्धि हुई थी। भाई जब आप किसी देश से कोई चीज़ आयात करते हैं तो उसकी कीमत में जब वृद्धि होगी तभी जो भुगतान संतुलन है उसका संकट बढ़ जाएगा, राइट। आप कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर उस खरीदी गई चीज़ के मूल्य में जब वृद्धि होगी तभी तो आपका घाटा होगा, जब कमी होगी तो आपका तो फायदा होगा, राइट। तो 101 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, भुगतान संतुलन का कारण नहीं था तेल की कीमतों में कमी, राइट। तेल की कीमतों में वृद्धि भुगतान संतुलन का कारण था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया है 2015 में, योजना आयोग को भंग करके। योजना आयोग और जो नीति आयोग है ये ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही संविधिक निकाय है, ये भारत सरकार के द्वारा प्रस्ताव करके जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। सरकार के द्वारा प्रस्ताव पारित करके इसको स्टैब्लिश किया गया। तो याद रखिएगा, योजना आयोग नीति आयोग ये ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही संविधिक निकाय है, भारत सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से जो है इनको स्टैब्लिश किया गया, राइट। नीति आयोग को योजना आयोग की जगह पर कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 2015 में। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही तत्कालिक योजना आयोग या नीति आयोग, योजना आयोग की जगह जो स्टैब्लिश हुआ ये इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसे नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप 1975 की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना होती है वो नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर की जाती है 1975 में।
पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक था, ये भी सही है। पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो प्रथमा ग्रामीण बैंक था, जिसे 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 103 का ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में भारत में सहकारी बैंकों का शीर्षस्थ निकाय है। तो भारत में जो कॉर्पोरेट बैंक है उनके लिए जो शीर्षस्थ निकाय है वो है नाबार्ड। नाबार्ड बैंक 104 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नाबार्ड बैंक की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की जाती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को, ये याद रखिएगा। बाकी नाबार्ड अन्य बैंकों के बारे में आप वो का यस का बैंकिंग सेक्टर वाला क्लास जरूर देखिएगा, सारी चीजें जो है वहां बहुत डिटेल में बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर है 105। किस समिति ने भारत में भुगतान बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो भुगतान बैंकों की स्थापना की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? नचिकेत मोर समिति के द्वारा। नचिकेत मोर समिति के द्वारा जो है भारत में भुगतान बैंकों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। भुगतान बैंकों के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे भुगतान बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट जोखिम इनमें शामिल नहीं होता है, क्रेडिट जोखिम शामिल नहीं होता है, इसलिए ये अधिकांश बैंकिंग कार्य तो कर सकते हैं लेकिन ये ऋण नहीं दे सकते हैं। भुगतान बैंक जो होते हैं वो ऋण नहीं दे सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकते हैं, राइट, ये याद रखिएगा। भुगतान बैंकें जो होती हैं केवल मांग जमा यानी जो बचत और चालू खाते होते हैं, बचत और जो चालू खाते होते हैं केवल यही स्वीकार करते हैं। जो सावधि जमा होती है, जो सावधि जमा होता है, सावधि जमा को ये टाइम डिपॉजिट को ये स्वीकार नहीं करते हैं, राइट। केवल मांग जमा या चालू और जो बचत खाते होते हैं उनकी जमा को ये स्वीकार करते हैं, सावधि जमा को ये स्वीकार नहीं करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नचिकेत मोर की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर भुगतान बैंकों को स्टैब्लिश किया गया था। निम्न आय और जो छोटे व्यवसाय होते हैं उनके वित्त की जरूरत को पूरा करने के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां के बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो एनबीएफसी कंपनी होती है वो कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनी अधिनियम 1956 के बाद कंपनी अधिनियम 2013 आया, तो अब कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इन्हें सार्वजनिक या निजी कंपनी के रूप में पंजीकृत होना होता है। सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट है ये न्यूनतम 12 महीने एवं अधिकतम 60 महीने के लिए सार्वजनिक जमा स्वीकार कर सकते हैं, ये भी सही है। ये भुगतान निपटान प्रणाली का हिस्सा होता है और स्वयं आहरित चेक जारी कर सकता है। तो एनबीएफसी जो कंपनी होती हैं वो भुगतान निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती हैं, इसलिए ये अपने स्वयं के जो चेक हैं उनको जारी नहीं करते हैं, ठीक है। आहरित चेक जारी नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर नहीं पूछा गया था एनबीएफसी के बारे में, तो 106 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो इसका ऑप्शन सी सही होगा। बाकी एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107 है लीड बैंक योजना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुई थी? लीड बैंक योजना जो है 1969 में शुरू होती है। लीड बैंक योजना कब शुरू होती है? तो 1969 में शुरू होती है, दिसंबर 1969 में आरबीआई के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। मुद्रा बैंक के संदर्भ में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही होगा। जिसमें पहला स्टेटमेंट है इसे सरकार द्वारा 2015 में 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है मुद्रा बैंक एमएसएमई को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है। तो मुद्रा बैंक की स्थापना सबसे पहले पता होना चाहिए कब इसको स्थापित किया गया था। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड इसको स्थापित किया गया था 2015 में मुद्रा बैंक को। मुद्रा बैंक के अंतर्गत आपको 3 तरीके के ऋण कैटेगरी मिलेंगी। 3 तरीके की ऋण कैटेगरी इसमें होती है। एक होता है शिशु, दूसरा होता है इसमें किशोर ऋण और तीसरा होता है इसमें तरुण ऋण। शिशु के अंतर्गत मुद्रा बैंक योजना के तहत 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। किशोर के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है और तरुण में 5 लाख से 10 लाख दिया जाता था। लेकिन हाल ही में जो बजट आया है 2024-25 का उसमें तरुण ऋण की जो ये अधिकतम सीमा है 10 लाख रुपए, इसको बढ़ाकर जो है अब 20 लाख कर दिया गया है, राइट। इसे अब 20 लाख कर दिया गया है।
मुद्रा बैंक एमएसएमई सेक्टर को जो छोटे लघु मध्यम उद्योग होते हैं, इनको जो है प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने के लिए ही मुद्रा बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका स्टेटमेंट दूसरा तो सही होगा, लेकिन जो इसका पहला स्टेटमेंट है वो अब वर्तमान स्थिति के संदर्भ में गलत हो जाएगा, क्योंकि सरकार द्वारा 2015 में 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। अच्छा, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अब इसको जो है अब मॉडिफाई करके 10 लाख से कितना कर दिया गया है, 20 लाख कर दिया गया है। तो ये चीज़ आपको अब पता होनी चाहिए। 2015 में तो 10 लाख रुपए तक का ही ऋण उपलब्ध कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर वर्ष मेंशन कर दिया है, राइट। तो इसमें दोनों हो जाएंगे, एक और दो, दोनों सही है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अब मुद्रा बैंक की जो अधिकतम सीमा है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में आपको बताना है निम्नलिखित में से कितने स्टेटमेंट सही होंगे। जिसमें पहला स्टेटमेंट है, मूल रूप से 1935 में एक निजी संस्थान के रूप में आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था, बाद में इसे 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। सही स्टेटमेंट है ये। आरबीआई को 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको स्थापित किया गया था। पहले ये एक निजी संस्था के रूप में स्थापित था, बाद में 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, राइट। 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर सभी नोट जो है आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। 1 रुपए के नोट और जो सिक्के होते हैं वो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं 1 रुपए के नोट और सिक्के। बाकी जो अन्य नोटें होती हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी की जाते हैं। तो 109 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। ओवरड्राफ्ट सुविधा के संदर्भ में आपको बताना है कौन सी प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते की मुख्य विशेषता है। ओवरड्राफ्ट सुविधा के संदर्भ में बताना है। तो ओवरड्राफ्ट सुविधा के संदर्भ में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पात्र खाता धारकों के लिए 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा जो है उपलब्ध कराई गई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। अब इसमें आपको पता क्या होना चाहिए, एक तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च की गई थी, तो ये अगस्त 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा एवं पेंशन सुविधाओं तक पहुंच के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए एक मंच तैयार करना। यानी परिवार में कम से कम एक व्यक्ति के पास जो है बैंकिंग खाता हो, इस उद्देश्य के साथ जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना को शुरू किया गया था। इसकी कई विशेषताएं हैं, जैसे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र इसमें शामिल हैं। खाता खोलने वाले को स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी किया जाता है, राइट। तो इसमें शहरी और ग्रामीण इस योजना के तहत दोनों ही क्षेत्र शामिल हैं। इसमें जो है रुपे कार्ड जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन खाते योजना की एक इंपॉर्टेंट फीचर्स ये भी है कि इन खातों को मेंटेन करने के लिए कोई न्यूनतम शेष धनराशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सामान्यतः आप जो अन्य खाते खुलाते हैं, उन खातों को मेंटेन रखने के लिए आपको उन खातों में एक न्यूनतम धनराशि रखनी होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो खाते खोले गए थे उनके लिए ऐसी पात्रता नहीं है, राइट। प्रधानमंत्री जनधन खाते योजना के तहत जो ये डेबिट कार्ड रुपे कार्ड जारी किया जाता है, इसमें 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी कवर अप रहता है। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है प्रधानमंत्री जनधन खाते के बारे में, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111। किसी बैंक को किसी ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उसके लिए न्यूनतम समय सीमा क्या होती है? तो 90 दिन। अच्छा, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स होता क्या है? मान लीजिए आपने कोई बैंक से लोन लिया और लोन लेने के बाद ना तो आपने उस मूलधन को चुकाया, ना ही लोन के बदले जो आपको ब्याज देना था, ना ही आप वो दे रहे हैं। और जब ये 90 दिन हो जाता है तो उसको एनपीए की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है, राइट। न्यूनतम 90 दिनों तक जो लोन होता है, जो ऋण होता है, अगर उस पर कोई आय सृजित नहीं होती है बैंक के लिए, तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाती है। अब इसमें 3 कैटेगरी हैं एनपीए की, जिसमें एक है सब स्टैंडर्ड एसेट्स है। इसमें 12 महीने से कम या 12 महीने के अवधि के बराबर एनपीए को शामिल किया जाता है। दूसरा होता है डाउटफुल एसेट्स, यहाँ पर 12 महीने से अधिक के एनपीए को शामिल किया जाता है। और लॉस एसेट्स इसकी तीसरी कैटेगरी है, जहां पर देखा जाता है कि वसूली की बहुत कम या कोई अब उम्मीद ही नहीं रहती है, पूरी तरीके से जो ऋण होते हैं वो बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं। तो वैसे एनपीए जो है वो लॉस एसेट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सूची 1 में कुछ अधिनियम और कुछ पहले हैं सरकार की, और ये सभी जो है बेसिकली एनपीए से निपटने के लिए ही पहले लाई गई थी, जिसमें सरफेसी एक्ट है, ऋण वसूली न्यायाधिकरण है, दिवाला शोधन संहिता और कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन है। दिवाला और दिवाला शोधन संहिता के संबंध में जो है लास्ट ईयर 69th बीपीएससी में जो है बहुत ही कंसेप्चुअल प्रश्न आया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इनको सूची से मिलाते हैं। सरफेसी एक्ट जो आया था ये 2002 में आया था, तो ए को हम सूची 2 में 4 से मिला देंगे। अच्छा, एक अगर हमको ये पता हो जा रहा है तो उत्तर ही निकल आ रहा है। इसका जो सही उत्तर निकल के आ गया 112 का डी आ गया। सरफेसी एक्ट को जो हम अगर 2002 में इसको स्टैब्लिश हुआ था, इसको 4 से मिला देंगे तो उत्तर इसका निकल आया। हमने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया बाकी।
ऋण वसूली न्यायाधिकरण को स्टैब्लिश किया जाता है 1993 में। दिवाला और दिवाला शोधन संहिता आती है 2016 में, और कारपोरेट ऋण पुनर्गठन ये है 2001 में, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत बाजार में एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा को पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है। अच्छा, वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत होते क्या हैं? वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत वैसे होते हैं जिनकी बाजार में एक निश्चित कीमत होती है और निश्चित कीमत पर वे उपलब्ध होते हैं। तो वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत बाजार में एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं, सही स्टेटमेंट है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत यानी ये ऐसे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो बाजार में एक निश्चित मूल्य पर उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे आप गाँव में देखते होंगे, जो जलावन की लकड़ियां होती हैं, मवेशियों का गोबर, कृषि अपशिष्ट ईंधन, ये सभी गैर वाणिज्यिक स्रोत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका बाजार में कोई निश्चित मूल्य नहीं होता है। और इन्हीं को हम पारंपरिक ईंधन भी कहते हैं, राइट, पारंपरिक ईंधन भी कहते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। 113 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। ब्रॉड मनी का घटक कौन सा है, आपको बताना है। ब्रॉड मनी का घटक कौन सा है? पहला इसमें स्टेटमेंट है, लोगों द्वारा रखे जाने वाली करेंसी नोट। दूसरा स्टेटमेंट है, बैंक के पास जमा मांग। तीसरा है, बैंकों के पास जनता की सावधि जमा। और चौथा स्टेटमेंट है इसमें, डाकघरों के पास कुल बचत जमा। तो जो ब्रॉड मनी होता है, जिसको M3 हम कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? तो इसके अंतर्गत लोगों द्वारा रखे जाने वाली करेंसी नोट ये भी होता है, बैंकों के पास मांग जमा और बैंकों के पास जनता की सावधि जमा, ये तीनों चीजें जो है शामिल होती हैं ब्रॉड मनी में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 3, 4। डाकघरों के पास जो है कुल बचत जमा जो है वो M3 के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि ये किस में आ जाता है? M4 में आता है। M4 जो M3 प्लस डाकघरों के पास कुल बचत जमा को मिलाकर बनता है, राइट। 4 तरीके की आप मनी देखेंगे, M1, M2, M3 और M4। M1 को क्या कहते हैं? M1 को कहते हैं संकुचित मुद्रा, संकुचित मुद्रा, राइट, संकुचित मुद्रा। और M1 के अंतर्गत ही जो बैंक करेंसी नोट होती है, सभी बैंकों के पास जो मांग जमा राशि होती है, बचत चालू खाते के अंतर्गत जो जमा राशि होती है, ये सभी M1 के अंतर्गत आती है। चूंकि इनकी जो लिक्विडिटी होती है, वो जो तरलता होती है, वो अधिक होती है, इसलिए M1 के अंतर्गत जो राशि जो है बैंक के पास होती है, उसको लेकर जो है वो ऋण प्रोवाइड नहीं करा सकती है, क्योंकि मांग जमा जो होता है, कब लोग जो है पैसा निकालने आ जाए, तो उसको लेकर जो है जो बैंकें होती हैं वो ऋण प्रदान नहीं करती हैं। इसलिए इसको हम संकुचित मुद्रा कहते हैं, यानी उस मुद्रा का जो है प्रसार नहीं किया जाता है। वही जो M3 होता है, M3 में M1 प्लस सावधि जमा भी आ जाती है, टाइम डिपॉजिट भी आ जाता है। जब लोग टाइम डिपॉजिट के अंतर्गत पैसा जमा करते हैं बैंकों में, तो बैंकों को पता होता है कि ये जो धन है ये निश्चित समय के लिए हमारे पास है, इसलिए सावधि जमा से जो है लोगों को ऋण दिया जाता है। और जब ऋण दिया जाता है, इसका मतलब है कि वो मनी का क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है, विस्तार हो रहा है, इसलिए हम उसको व्यापक मुद्रा या ब्रॉड मनी कहते हैं M3 को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 114 का? केवल 1, 2, 3 सही होगा। M3 में डाकघरों के पास कुल बचत जमा इसमें शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115। संविधिक चलनिधि अनुपात, या जिसे हम वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, SLR, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें अगर कमी की जाएगी तो क्या होगा? जब इसमें आप कमी करेंगे तो पहला ऑप्शन दिया गया है, बैंकों के लिए उधार देने हेतु उपलब्ध निधियों की मात्रा में वृद्धि होगी। तो 115 का ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है कि जब SLR में आप कमी करेंगे तो बैंकों के लिए जो उधार देने हेतु उपलब्ध निधि है उसकी मात्रा में वृद्धि होगी। अब इसको हम बहुत ही आसान भाषा में यहाँ नीचे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो SLR और CRR, रेपो, रिवर्स रेपो रेट है, ये RBI के द्वारा जो मॉनेटरी कमेटी बैठती है वो जो है निर्धारित करती है इनकी दरें। तो RBI हो गया एक तरफ, हो गया ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकें होगी, जो अन्य बैंकें होंगी, ठीक। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए RBI की जगह आपके पापा जी आ जाएं और वाणिज्यिक बैंकिंग की जगह जो है आप आ जाएं, ठीक। अच्छा, बैंकों का मेन मोटो क्या होता है? मार्केट में मनी सप्लाई को क्या करना? संतुलित करना, राइट। आपको लोन देना, ऋण देना, आपको लोन वगैरह देना। अब RBI के द्वारा अगर SLR क्या होता है? SLR का मतलब होता है जो बैंक के पास कुल निधि होगी, जो कुल निधि होगी उसका जितना परसेंट SLR होगा, वो उसका जो है उतना निधि जो है बैंक को अपने पास रखना होता है। जैसे वर्तमान में जो SLR है वो 18% है, राइट। तो 18% जो है कुल निधि का बैंक को अपने पास रखना होगा। उसके बाद बची शेष निधि को जो है वो ऋण के रूप में इस्तेमाल करती है, राइट। तो RBI ये निर्धारित करता है। अब SLR में जब कमी की जाएगी, SLR में जब कमी की जाएगी तो बैंकों के पास उधार देने हेतु उपलब्ध निधि की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, 50,000 रुपए, और आप काम क्या करते हैं? लोन देने का काम करते हैं, राइट, लोन देने का काम करते हैं। और आपके पापा जी कहते हैं कि 50,000 का आपको 10% SLR के रूप में रखना है, यानी इसको अपने पास रखना है। 10% आप अपने पास रखिए, उसके पास जो बचे तब जो है उस पैसे को आप आगे लोन देने के रूप में इस्तेमाल कीजिए। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 50,000 का 5,000 रुपए हो जाएगा, राइट।
अब सोचिए कि आपके पापा जी ये जो एसएलआर है, जो आपको पैसा अपने पास रखना है, इसमें मान लीजिए कमी करके 5% कर देते हैं। जब 5% कर देंगे तो 50,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2500 रुपए अपने पास रखना होगा। बाकी जो पैसा बचेगा आपके पास 47,500 रुपए। अब आप इसका क्या देंगे, लोन देंगे। अभी 10% जब रखना था तो 5,000 हो रहा था, 10% तो आपके पास 45,000 रुपए लोन देने के लिए बच रहा था। तो जैसे ही ये एसएलआर, सीआरआर इनमें कमी की जाती है तो बैंकों के पास जो निधि होती है वो उधार देने के लिए क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली मार्केट में मनी सप्लाई को इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, संतुलित किया जाता है। जब मार्केट में मनी ज़्यादा होती है तो उसको अवशोषित करने के लिए हम एसएलआर, सीआरआर में वृद्धि कर देते हैं। और जब मार्केट में मनी कम होती है तो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए हम एसएलआर, सीआरआर, रेपो और कैश रिजर्व रेशियो में जो है हम कमी करते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में कौन सी चलनिधि समायोजन सुविधा के दो घटक हैं। चलनिधि समायोजन सुविधा के आपको घटक बताने हैं, तो इसके अंतर्गत जो घटक होते हैं वो रेपो और रिवर्स रेपो रेट आते हैं, राइट। रेपो और रिवर्स रेपो रेट, LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है इसका फुल फॉर्म। इसके दो साधन होते हैं, रेपो और रिवर्स रेपो रेट। 116 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अच्छा, रेपो रिवर्स रेपो रेट के द्वारा किया जाता है, यहाँ पर जो है अल्पकालिक धन की आपूर्ति के लिए जो है ये लाया जाता है, अल्पकालिक अवधि के लिए। रेपो रेट के अंतर्गत क्या किया जाता है, रेपो रेट के अंतर्गत आरबीआई से जो है अल्पकालिक धन उधार लिया जाता है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा। रेपो रेट के अंतर्गत जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं वो आरबीआई से अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण लेती हैं। वहीं जो रिवर्स रेपो रेट होता है, जब मार्केट में मनी सप्लाई अधिक हो जाती है तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई मनी सप्लाई को अवशोषित करने के लिए जो बैंक होते हैं, बैंकों से जो है आरबीआई ऋण लेता है अल्पकालिक अवधि के लिए। तो आरबीआई जब बैंकों से ऋण ले अल्पकालिक अवधि के लिए उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, और जब वाणिज्यिक बैंकें आरबीआई से अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण लेते हैं उसको कहते हैं रेपो रेट। और ये चलनिधि समायोजन सुविधा के दो प्रमुख घटक हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी यहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है उसको एडजस्ट किया जाता है, मार्केट में मनी सप्लाई को यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, ठीक। तो 116 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। ट्रेजरी बिल के संदर्भ में आपको बताना है, ट्रेजरी बिल के संदर्भ में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, ट्रेजरी बिल सरकार की अल्पकालिक चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी एक वचन पत्र होता है, एक प्रॉमिसरी नोट होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं, उन पर कोई ब्याज दे नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं, उन पर कोई ब्याज दे नहीं होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। ट्रेजरी बिल हमने इस स्टेटमेंट में देख ही लिया कि अल्पकालिक धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल को केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है जारी किया जाता है आरबीआई की ओर से, एक प्रॉमिसरी नोट्स की तरह। ओपन मार्केट में ये जो है प्रॉमिसरी नोट्स आते हैं और उनके माध्यम से जो सरकार है वो अपने लिए धन जुटाती है, राइट, धन जुटाती है। अब इन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, बल्कि जो अंकित मूल होता है इन प्रॉमिसरी नोट्स का, उनको जो है कम करके जो है लोगों को यहाँ पर लाभ पहुंचाया जाता है, राइट। तो ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूतियां होती हैं, उन पर कोई जो है ब्याज दे नहीं होता है, इन पर कोई ब्याज नहीं दे होता है, बल्कि कुछ छूट पर, अंकित मूल्य पर कुछ छूट देकर जो है इनको जारी किया जाता है। तो 117 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक पत्रों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है, जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं। वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक प्रतिभूतियां है जिसकी परिपक्वता 7 दिनों से 365 दिनों तक होती है। दूसरा इसमें ऑप्शन बी है, यह एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है। ऑप्शन सी है, बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को वाणिज्यिक पत्रों को जारी करने और जोखिम अंकन करने से प्रतिबंधित किया गया है। ऑप्शन डी है, वाणिज्यिक पत्र आमतौर पर सावधि जमा एवं जमा प्रमाण पत्र की तुलना में कम रिटर्न प्रदान करते हैं। तो वाणिज्यिक पत्रों के संदर्भ में पहला तो स्टेटमेंट सही है, ये अल्पकालिक प्रतिभूतियां हैं, ये अल्पकालिक प्रतिभूतियां होती हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 7 दिनों से 365 दिनों तक होती है। कॉर्पोरेट घराने जो होते हैं वो अंकित मूल्य पर कुछ छूट जारी करके ये कॉमर्शियल पेपर को मार्केट में लाते हैं, पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कंपनियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकता के वित्त पोषण के लिए जो है इनको लाया जाता है। ये असुरक्षित मुद्रा साधन होते हैं, इनमें हाई रिस्क होती है, हाई रिस्क होता है, लेकिन हाई रिस्क होता है साथ ही ये हाई रिटर्न भी प्रोवाइड कराते हैं। आमतौर पर ये सावधि जमा और जो जमा प्रमाण पत्र है इनकी तुलना में ये अधिक ऋण प्रदान करते हैं। तो इसमें नहीं जो स्टेटमेंट पूछा गया था, बेसिकली आपका ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 119।
पूंजी बाजार लिखतों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? फाइनेंशियल सिस्टम का ये प्रश्न है। वित्तीय प्रणाली आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां हमने दो प्रकार के मार्केट बताए थे फाइनेंस मार्केट। एक होता है आपका कैपिटल मार्केट और दूसरा होता है आपका मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में दीर्घकालिक निधियों का ये बाजार होता है, वहीं जो मुद्रा बाजार होता है ये अल्पकालिक निधियों का बाजार होता है। तो कैपिटल मार्केट दीर्घकालिक निधियों का बाजार है। इसमें आप म्यूचुअल फंड और बॉन्ड वगैरह जो होते हैं, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर जो होते हैं, ये सभी पूंजी बाजार के हिस्से होते हैं। वहीं ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक बिल, अभी हमने ऊपर ही देखा कि अल्पकालिक निधियों के वित्त पोषण के लिए इनको जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल को हमने देखा कि केवल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई के माध्यम से। वाणिज्यिक बिल हमने देखा, कॉमर्शियल पेपर के बारे में भी देखा, ये भी अल्पकालिक निधियों की पूर्ति के लिए इनको जारी किया जाता है। तो ट्रेजरी बिल और जो वाणिज्यिक बिल होते हैं ये मनी मार्केट के हिस्से होते हैं। बाकी बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर, डिबेंचर ये कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 119 का? इसमें कैपिटल मार्केट के बारे में पूछ रहा था, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 और 4 केवल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। भारत में मसाला बॉन्ड पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था? तो 2015 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अब यहां से करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे। अंग्रेजी लेखक श्रेणी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया गया है? तो ये नंदिनी सेन गुप्ता को दिया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2024 अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया है? नंदिनी सेन गुप्ता को दिया गया है। इनके उपन्यास द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री के लिए। वहीं हिंदी के लिए किसको दिया गया? हिंदी के लिए दिया गया था देवेंद्र कुमार को। हिंदी के लिए भी याद रखिएगा, देवेंद्र कुमार को दिया गया था 51 बाल कहानियों के संग्रह के लिए। और अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया बाल साहित्य पुरस्कार? नंदिनी सेन गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविचंद्र अश्विनी इस पुस्तक के लेखक हैं। ये काफी फेमस पुस्तक रही थी, याद रखिएगा। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी है? लिखी हुई पुस्तक रविचंद्र अश्विनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के संदर्भ में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है 180 देशों में भारत को जो है इस वर्ष 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। और दूसरा स्टेटमेंट है इस सूचकांक को प्रतिवर्ष जर्मन वाच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसे एल सेंटर फॉर एनवायरमेंट, एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से इसे जारी किया जाता है। और ये द्विवार्षिक सूचकांक है, प्रतिवर्ष नहीं बल्कि ये द्विवार्षिक सूचकांक है। इस वर्ष जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला है वो एस्टोनिया को मिला था, एस्टोनिया को मिला था, राइट। भारत को 176वां स्थान मिला था। इससे पहले जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया था उसमें भारत को अंतिम 180वां स्थान मिला था। तो 4 अंकों की जो है उछाल पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत ने लगाई है। केवल पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से ही ऊपर जो है भारत का स्थान है। पाकिस्तान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम से ही ऊपर भारत का स्थान है। 180 देशों की रैंकिंग जारी की जाती है, इसमें भारत को 180 देशों में 176वां स्थान मिला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। सही उत्तर क्या हो जाएगा 123 का? केवल एक स्टेटमेंट सही है, पहला वाला। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, केवल एक। दूसरा गलत है क्योंकि इसे जर्मन वाच के द्वारा नहीं बल्कि एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लैंड पॉलिसी एंड कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। किसे प्रतिष्ठित पेन पेंटर पुरस्कार दिया गया है 2024 का? तो अरुंधति राय का। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पेन पेंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय को। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के संदर्भ में आपको बताना है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं एवं सामान्य परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना है। सही है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 जब ये नीट की परीक्षा लीक हुई थी उसके बाद व्यापक स्तर पर जो जन आंदोलन हुआ था उसके बाद ही सरकार के द्वारा ये अधिनियम लाया गया था, जिसका उद्देश्य था सार्वजनिक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना। इस अधिनियम के तहत जो सभी अपराध होंगे वो संज्ञेय होंगे, गैर जमानती और गैर समनीय होंगे। ये भी सही स्टेटमेंट है। सही उत्तर हो जाएगा 125 का ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। भारतीय खाद्य निगम एक वैधानिक निकाय है जिसको स्टैब्लिश कब किया गया था? भारतीय खाद्य निगम को स्टैब्लिश किया गया था 1965 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 126 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। निम्नलिखित में से किस स्थान को दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र माना जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का है, मंडी लोकसभा सीट में स्थित है। ये मंडी लोकसभा सीट में ये स्थित है हिमाचल प्रदेश का मतदान केंद्र, जिसका नाम है तासीगंग। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र माना जाता है। 127 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तृष्णा मिशन इसरो और निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिक्ष संगठन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था। तो जो तृष्णा मिशन है ये फ्रांस के साथ एक सहयोगात्मक मिशन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तृष्णा उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट मिशन है, जिसे इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास के द्वारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है, राइट। तो याद रखिएगा तृष्णा मिशन के बारे में, ये इसरो और फ्रांस के बीच जो है सहयोगात्मक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम थी। तो विश्व पर्यावरण दिवस जिसे 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस जिसे 5 जून को मनाया जाता है, पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था, 1973 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में। इस वर्ष की जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की, वो थीम क्या है, भूमि बहाली मरुस्थलीकरण एवं सूखे से निपटान की क्षमता, राइट, निपटान की क्षमता। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इस बार का जो मेजबान देश रहा वो कौन था, सऊदी अरब था, ये भी याद रखिएगा, मेजबान देश कौन था, सऊदी अरब था। थीम क्या थी, विश्व पर्यावरण दिवस जिसे 5 जून को मनाया जाता है, तो इस वर्ष की थीम थी भूमि बहाली मरुस्थलीकरण एवं सूखे से निपटने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 130, किस शहर को हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। तो किसको मान्यता दी गई है विश्व शहर शिल्प के रूप में, तो इसे दी गई है श्रीनगर को, राइट, श्रीनगर को। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, राइट, ऑप्शन डी। ये भारत का चौथा शहर है जिसे विश्व शिल्प परिषद के द्वारा जो है विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। इससे पहले जो 3 अन्य शहर हैं भारत के, उसमें एक शामिल है जयपुर, दूसरा है मल्लपुरम है, और इसके अलावा मैसूर भी है। ये 3 अन्य शहर जो है ये भी भारत में विश्व शिल्प शहर के रूप में इनको मान्यता दी हुई है। हाल ही में किसको दी गई है, तो श्रीनगर, ये चौथा शहर बन गया भारत का विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला। क्वेश्चन नंबर है 131, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था 6 जुलाई 2021 को, 6 जुलाई 2021 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है कर्नल एम.वी. रविंद्रनाथ के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर है ये 133, निम्नलिखित में से किस स्थल को भारत का 43वां धरोहर स्थल विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो ये काफी चर्चा में था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोइदम अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। और ये है कहाँ, ये मोइदम कहाँ है, तो ये मोइदम आपको कहाँ मिलेगा, असम में मिलेगा, राइट, असम। अच्छा, इसमें एक चीज और आप याद रखिएगा कि 46वां विश्व धरोहर समिति की जो बैठक है, 46वें विश्व धरोहर समिति की बैठक ये नई दिल्ली में हुई थी, और इसी बैठक के दौरान ये भारत की 43वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था मोइदम को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में बताना है भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को जो है 82वां स्थान मिला है, और शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो सिंगापुर, राइट, सिंगापुर शीर्ष पे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, और भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 82वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 135, एससीओ सहयोग संगठन का 24वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। जुलाई 2024 में आयोजित किया गया था कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। इसी सत्र के दौरान बेलारूस को जो है संघाई सहयोग संगठन के 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, निम्नलिखित में कौन रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी रेस जीतने वाली पहली महिला रेसर बनी है। तो उनका नाम है अतीका मीर, राइट, अतीका मीर। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 137, पोलारिस डॉन मिशन के बारे में बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। पोलारिस डॉन मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाला पहला सर्वनागरिक मिशन बनना इसका उद्देश्य है, राइट, अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करना जो है इसका उद्देश्य है पोलारिस डॉन मिशन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 138, सहतूत ऊन निम्नलिखित में किस जानवर से प्राप्त की जाती है। तो सहतूत ऊन प्राप्त की जाती है चीरू या तिब्बती मृग से, चीरू या जिसे हम तिब्बती मृग कहते हैं, इससे प्राप्त की जाती है सहतूत ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, 2024 के लिए प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जो है किस राज्य को दिया गया है। तो जो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार है वो दिया गया है, किसको दिया गया है, तो महाराष्ट्र को दिया गया है, राइट, महाराष्ट्र को दिया गया है। बगानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसको दिया गया था, तो नागालैंड को, इस बात को भी याद रखिएगा।
नागालैंड को बगानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया है। बाकी ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो महाराष्ट्र को। 139 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 140। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल दिया गया है? तो ये रसिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, और ये पहले ऐसे भारतीय नेता बने हैं जिनको जो है ये रसिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। वर्तमान में संसद के निचले सदन में बिहार का प्रतिनिधित्व जो है कितनी महिलाएं करती हैं? ये इंपॉर्टेंट है 70 बीपीएससी के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। संसद के निचले सदन, निचला सदन का मतलब लोकसभा, लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व जो है 5 महिलाएं करती हैं। कितनी महिलाएं करती हैं? 5 महिलाएं करती हैं। वर्ष 1999 के बाद से बिहार में महिला उम्मीदवार द्वारा जीती गई सीटों की ये सबसे अधिक संख्या है, सबसे अधिक संख्या है। 2019 की तुलना में 2024 के संसदीय चुनाव में लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या में 1.3% की कमी आई है। हालांकि महिला प्रतिनिधियों की संख्या जो है 2019 में जहां 3 थी, अब कितनी हो गई है? 5 हो गई है। एक तो हमने यहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर बात कर ली कि 2019 में लोकसभा में बिहार से कितनी महिलाएं थी? 3, और वर्तमान में कितनी हो गई है? 5। लेकिन 2019 की तुलना में अगर आप महिला उम्मीदवारों की संख्या परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे, चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या के संदर्भ में, तो पिछले वर्ष की तुलना में जो है कमी आई है, कमी आई है 1.3% की, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो 5 महिलाएं हैं वो कौन सी हैं। तो सिवान से विजय लक्ष्मी, सिवान से विजय लक्ष्मी है। शिवहर से लवली आनंद, शिवहर से लवली आनंद, लवली आनंद। अच्छा, जो सिवान से विजय लक्ष्मी है ये जनता दल यूनाइटेड पार्टी से है। शिवहर से लवली आनंद ये जेडीयू पार्टी से है। वैशाली से वीणा देवी है, वैशाली से वीणा देवी हैं, वीणा देवी ये लोक जनशक्ति पार्टी से बिलोंग करती हैं। समस्तीपुर से सांभवी चौधरी, समस्तीपुर से सांभवी चौधरी, सांभवी चौधरी लोक जनशक्ति पाटलिपुत्र से ये मीसा भारती राष्ट्रीय जनता दल से बिलोंग करती हैं। सांभवी चौधरी जो समस्तीपुर से इन्होंने जो है लोकसभा सीट के लिए जो है निर्वाचित हुई हैं। तो ये 5 महिलाएं हैं जो वर्तमान में बिहार का प्रतिनिधित्व करती हैं संसद के निचले सदन में, राइट। 2019 में 3 महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 142। बिहार के निम्नलिखित सांसदों में से किसे जो है नवगठित सरकार में जो है मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? 142 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राधा मोहन सिंह को। तो राधा मोहन सिंह को नवगठित सरकार में मंत्री पद पर जो है नियुक्त नहीं किया गया है। बाकी जो अन्य नाम आपको दिए गए हैं, रामनाथ ठाकुर, सतीश चंद्र दुबे, नित्यानंद राय, ये सभी नवगठित सरकार में जो है मंत्री पद पर नियुक्त हैं। राधा मोहन सिंह का इसमें नाम नहीं है। तो 142 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। टोटल अगर संख्या आपसे पूछी जाएगी, यही इंपॉर्टेंट है, टोटल अगर संख्या पूछी जाएगी तो नवगठित केंद्र सरकार में बिहार से 8 सदस्यों को जो है विभिन्न पद पर नियुक्त किया गया है। 8 सदस्यों को जो है विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है बतौर मंत्री के रूप में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। रिंकी झा ऋषि को किस साहित्यिक कृति हेतु साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नदी घाटी सभ्यता के लिए, राइट। नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हेतु रिंकी झा ऋषिका को चुना गया है। ये मधुबनी जिले से बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 144। बिहार के किस एथलीट ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाबिर अंसारी। जाबिर अंसारी ये जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जमुई से पटना विश्वविद्यालय के छात्र जाबिर अंसारी ने नेपाल में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर। श्रेयसी सिंह ने 2024 के ओलंपिक खेलों में किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व किया था? श्रेयसी सिंह के बारे में आपको बताना है। ये बिहार की एकमात्र खिलाड़ी थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है श्रेयसी सिंह का नाम। ये बिहार की एकमात्र खिलाड़ी थी, एकमात्र खिलाड़ी थी बिहार से जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया था। और ये किस खेल से बिलोंग करती हैं? तो ये शूटिंग, शूटिंग यानी निशानेबाजी प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था, राइट। श्रेयसी सिंह के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि ये जमुई डिस्ट्रिक्ट की एमएलए भी हैं बीजेपी पार्टी से, बीजेपी पार्टी से ये जमुई डिस्ट्रिक्ट की एमएलए भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये एकमात्र
खिलाड़ी हैं बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, राइट। निशानेबाजी खेल से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, बिहार के किस शैक्षणिक संस्थान ने भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2024 में 7वां स्थान हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है 147, किसने बिहार राज्य में पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त होने वाले पहला ट्रांसजेंडर व्यक्ति बनकर इतिहास रचा है? तो जो पहली ट्रांसजेंडर हैं बिहार में जो हाल ही में बनी है एसआई के पद पर, उनका नाम क्या है? मानवी मधु कश्यप। क्या नाम है? मानवी मधु कश्यप। तो 147 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये मानवी मधु कश्यप आपसे पूछा जाएगा किस जिले से बिलोंग करती हैं, तो ये भागलपुर से, ये भागलपुर से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, बिहार के कितने अतिरिक्त शहरों को हाल ही में मेट्रो परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। तो बिहार के 4 अतिरिक्त शहरों को हाल ही में मेट्रो परियोजनाओं के लिए जो है मंजूरी दी गई है। इसमें शामिल कौन से शहर होंगे? 4 शहर, तो एक होगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, गया दूसरा होगा, तीसरा इसमें दरभंगा है, और चौथा भागलपुर, राइट, भागलपुर। तो इन 4 शहरों को जो है मेट्रो परियोजना के लिए जो है अतिरिक्त मंजूरी दी गई है, याद रखिएगा। पटना मेट्रो, जिसका शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, ये अभी निर्माणाधीन है, तो ये भी आपको अतिरिक्त जानकारी याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 149वां, आपातकालीन कॉल हैंडलिंग में बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंक हासिल की है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी रैंक हासिल की है, राइट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जुलाई 2022 में डायल 112 की शुरुआत की थी। डायल 112 की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री ने किस वर्ष की थी? तो 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या ये लास्ट है 150 नंबर, नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर रहा था? तो सबसे निचले स्थान पर है बिहार, राइट, बिहार सबसे निचले स्थान पर है। ओवरऑल अगर हम एसडीजी इंडिया इंडेक्स में देखेंगे समग्र रूप से भारत को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो 71। शीर्ष स्थान पर केरल और उत्तराखंड है, शीर्ष स्थान पर केरल और उत्तराखंड है, जिनको 79 स्कोर मिला हुआ है। बिहार सबसे निचले स्तर पर है, जिसको 57 स्कोर दिया गया है। चंडीगढ़ अगर यूनियन टेरिटरी में पूछेगा तो चंडीगढ़ जो है शीर्ष स्थान पर है, चंडीगढ़, जिसको समग्र रूप से 77 अंक मिले हुए हैं, राइट। इंडिया इंडेक्स, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष रैंकिंग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड केरल को मिला है 79 अंकों के साथ में, बिहार को सबसे अंतिम स्थान मिला है 57 स्कोर के साथ। तो इस तरीके से हमने ये 150 क्वेश्चन के प्रश्न पत्र को हमने देख लिया है। ये दूसरा पार्ट था, हमने अपने पहले पार्ट में इस प्रश्न पत्र के पॉलिटी सेक्शन के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं तो उस पहले पार्ट को जरूर देखिएगा। आज के इस क्लास में हमने इस प्रश्न पत्र के जो शेष इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी दूसरे प्रश्न पत्र के साथ में। अब कोशिश करेंगे कि फुल लेंथ हम लोग टेस्ट लगाएंगे। तो आप लोगों को ये 70 बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज श्रृंखला कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें। अगर इसमें कुछ सुधार करने लायक हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में सुझाव के माध्यम से आप हमें बताएं। बाकी 70 बीपीएससी के लिए हमारी संकल्प बैच है, जहां पर हम प्रीलिम्स मेंस दोनों की क्लासेज आपको देते हैं। संकल्प बैच 70 बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड बैच, जिसकी फीस केवल 499 है। इसकी क्लासेज आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाती हैं। इन सभी क्लासेज की पीडीएफ आपको हमारे पेड ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाती है, एक नॉमिनल फीस 499 में। तो बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं वो 6306473800 पर हमें कॉल या मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी लेकर इससे जुड़कर अपने प्रिपरेशन को और शानदार कर सकते हैं। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, जहाँ है वहाँ सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।